जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स में भाई क्या क्या चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। मे बी ये जितनी भी अभी ताज़ा खबरें आई हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को यहाँ से हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक एक चीजों को आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सारी चीजों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। संसद का विशेष सत्र है 16 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी कल की डेट से ही ये अभी स्टार्ट हुआ है। लेटेस्ट न्यूज है, शाम को ये सारी चीजें यहाँ पे पीपीटी वगैरह बनाई गई हैं। यह सत्र भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। यहाँ इस सत्र की सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। प्रमुख विधेयक और एजेंडा। सरकार इस 3 दिवसीय सत्र यानी जो 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा, ये 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर रही है। पहला 131वां संविधान संशोधन। देखिए, संविधान संशोधन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हम बता देते हैं कि संविधान संशोधन किस तरीके से होता है। तो इसमें आप याद रखेंगे, संविधान संशोधन में सबसे पहली बात जो जरूरी बात होती है वो चीजें क्या याद रखनी होती है। तो भाई संविधान संशोधन में एक तो होता है विशेष बहुमत होता है, ठीक है। और इसका मतलब है, विशेष बहुमत का मतलब है कि जितने भी प्रेजेंट में वहां लोग हैं, सदन में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वर्तमान समय में, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका 50% +1 होना चाहिए। और 50% +1 कितना होना चाहिए, तो एक पूरे जितने भी सदस्य हैं, जैसे 543, ये 543 जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो जो 543 सदस्य हैं इनका 2/3 मतलब 272 होता है। तो 272 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी जाकर कोई विधेयक वहां से पास किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एक संशोधन आया है, 131वां संविधान संशोधन, ये 2026 में आया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसका क्या मतलब है भैया, महिला आरक्षण। महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू करना है। और फिर क्या है, परिसीमन विधेयक, ये क्या है कि 2002 के अधिनियम की जगह लेगा और सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसमें कहा जाएगा कि सीट इस बार चेंज की जाएगी, ठीक है। फिर केंद्र शासित प्रदेश और कानून संबंधी जितने भी विधेयक हैं, इनमें क्या है कि इससे के जरिए क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिला आरक्षण और सीटों के विस्तार का प्रावधान है। इस बार केंद्र शासित प्रदेश में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा की नई संरचना अगर बात करते हैं, तो इस सत्र में सबसे बड़ा प्रस्ताव लोकसभा की सीट की संख्या बढ़ाने को लेकर आ रहा है। सीटों की वृद्धि बताया जा रहा है कि लोकसभा में 543 सीटों को बढ़ाकर 816 कहा जा रहा था, और फिर 816 से अभी 850 करने का प्रस्ताव आ गया है। एक किसी ने कमेंट किया कि अरे नहीं आप 816 बता रहे थे, वो 850 है। जिस घटना को देखते हुए जब हमने बताया था ना, तब भैया वो 816 ही होने वाला था। आप एक बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ से कोई डाटा कभी गलत नहीं हो सकता है। ये हमारे द्वारा बताया गया डाटा है, और हमारा मतलब ऐसा जल्दी डाटा होता है यहाँ से गलत नहीं होता है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। इन सारी चीजों का और नहीं किया जाता है, इतना टेंशन थोड़ी लेते हैं, ठीक ना। चले आगे चले, क्या आगे हम लोग बढ़ी जाते हैं, ठीक ना। किसी चीज का इतना मलाल नहीं लेना चाहिए कि सर जी कहीं गलत तो नहीं बता दिए, सर जी गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं है, इसलिए किसी चीज का मलाल नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और हर बार
मजा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुरा दें, कि मजा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुरा दें, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। क्या कहा हमने? हमने कहा है बड़ी प्यारी सी बात है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। और मजा तो तब है जब हम हार कर भी मुस्कुरा दें, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। तो हर चीजों का मलाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, महिला आरक्षण के बारे में अगर बात करते हैं तो ये बिल पास होता है तो विस्तारित लोकसभा में 273 सीटें मतलब 33% महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अंबेडकर जी ने कहा था कि हम किसी देश के अगर हम वृद्धि की बात करते हैं कि भैया वो देश अभी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये हम कैसे जांच करेंगे? तो वहां महिलाओं की स्थिति क्या है, इसी के बिहेव पर हम लोग जांच करते हैं। SC/ST आरक्षण, SC/ST आरक्षण अनुसूचित जाति यानी एससी की सीटें 84 से बढ़ाकर 136 की जाएंगी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की सीटें 47 से बढ़ाकर 70 होने की संभावना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इनकी सीटें बढ़ाई जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे राजनीतिक कल्चर, तो विपक्ष का क्या रुख है? इसमें विपक्ष के क्या कहने हैं? तो ये कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों ने परिसीमन के प्रावधानों को इस पे चिंता जताई है। उनका कहना है कि दक्षिण भारत राज्यों की तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व असंतुलित रूप से बढ़ सकता है, हालांकि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, ठीक है। इनका कहना है भैया महिला आरक्षण ठीक है, लेकिन ये जो सीटों की अभी हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ मतलब यूपी की तरफ, अगर हम उत्तर भारत की तरफ बात करते हैं तो ज्यादा है, दक्षिण भारत की तरफ कम है उसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमें क्या समझना है भाई? आगे ये जो है अभी के लिए हमको एक बात याद रखनी है, ठीक है, और वो क्या है? तो भाई अभी ना, अभी यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है? यहाँ ध्यान देना है कि ये जो महिला आरक्षण शुरू होने जा रहा है 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, बाद में संसद इसे बढ़ा सकती है। और इसी के साथ नई खबर जो हमें देखने को मिल रही है, नई खबर क्या है? तो भारत के साथ चीन का जो व्यापार है ये अभी क्या आ गया भैया? अब एक टॉप ट्रेड पार्टनर बन चुका है। अभी तक जो अमेरिका था, अब चीन हमारे साथ टॉप ट्रेडर पार्टनर के रूप में आ चुका है। इसमें हम क्या देखेंगे? तो यहाँ देखेंगे हम कि चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। 4 वर्षों से अमेरिका ही हमारे साथ लगा हुआ था, लेकिन अभी 2025-26 में चीन ने फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब चाइना हमारे साथ फिर से पहले नंबर पे आ गया है। किसमें? तो भैया व्यापार करने में वो पहले नंबर पे आ चुका है। भारत और चीन में कुल व्यापार अगर हम बात करें तो 151.1 मतलब कि अगर बात करते हैं 151.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और ऐतिहासिक संदर्भ में अगर बात करते हैं तो पहले चीन 2013-14 के आसपास बात करें, 2017-18 में बात करें, 2020-21 में बात करें तो आगे रहता था, पहले नंबर पे रहता था। आयात और निर्यात के कुछ आंकड़े पे हम बात कर लेते हैं। तो व्यापारिक वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या है? आयात, इंपोर्ट में भारी उछाल है। आयात अगर बात करते हैं 131.63 बिलियन डॉलर का सामान मंगवाया गया है, 16% की वृद्धि हुई है। और निर्यात की बात करते हैं तो चीन को हम लोग केवल 19.47 बिलियन डॉलर का सामान भेज रहे हैं, जिसमें 36.6% की भारी वृद्धि आई है, आयात की तुलना में बहुत कम है, ठीक है। हमें एक बात याद रखना जरूरी है। आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि भैया हम चाइना के साथ व्यापार में टॉप 1 ट्रेडर पार्टनर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। चाइना हमारे साथ नंबर 1 पे आ गया है, लेकिन यहाँ दुख की बात क्या है कि 151 बिलियन डॉलर की जहां पूरी तरह से ट्रेड किया जा रहा है, उसमें हम उससे मंगवा रहे हैं 131 बिलियन डॉलर और केवल 19 बिलियन डॉलर हम यहां से भेज रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि जब वो कॉकरोच को
कैसे खाते हैं, पॉपकॉर्न की तरह खाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भैया मस्त उनके लिए ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए, जब वो हमारे यहाँ त्योहार पड़ते हैं, हमारे यहाँ दीपावली में, मेला में, इन जो भी दशहरे का त्योहार पड़ेगा, इन सभी में वो बढ़िया भरपूर तरीके से यहाँ सामान भेज देते हैं। फिर हमको ये ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए, हम लोगों को उनके पास भेजने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनकी मांग वहां पे ज्यादा है, तो वहां पे हम लोगों को ले जाके आपूर्ति करना चाहिए, ताकि आयात के साथ साथ निर्यात भी हमारे यहाँ से बढ़ सके। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना है। ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, खुश इसलिए क्योंकि हम केवल आयात कर रहे हैं, हमारा निर्यात भी उतना होना चाहिए। आयात की तुलना में निर्यात कुछ भी नहीं है, इसलिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार घाटा मतलब कि व्यापार घाटे के बारे में क्या चीजें हमको समझनी है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि भारत चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर अब तक उच्चतम स्तर $112 मिलियन पर आ चुका है। अमेरिका के साथ व्यापार की स्थिति हम समझ लेते हैं। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार है। अमेरिका में होने वाला निर्यात मतलब कितनी चीजें यहाँ से जाती हैं, तो $87.3 मिलियन रहा है, और आयात अगर बात करते हैं तो $52.9 मिलियन हो गया है। व्यापारिक अधिशेष की अगर बात करते हैं तो भारत अभी भी अमेरिका के साथ फायदे में है, लेकिन अमेरिका के साथ फायदे में है, चाइना के साथ हम लोग घाटे में जा रहे हैं। अब इसमें अगर बात करते हैं तो यह पिछले साल से 40 बिलियन डॉलर से घटकर $34 बिलियन रह गया है। ठीक है, तो थोड़ा फिर भी हम अभी फायदे में हैं। अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार में बात करते हैं तो चीन और अमेरिका के अलावा भारत के और भी ऐसे देश हैं जहां से हम लोग क्या करते हैं, भैया व्यापार करते हैं। जैसे चीन तो $151 बिलियन, अमेरिका $140 बिलियन, संयुक्त राज्य अमीरात के साथ भी व्यापार करते हैं, रूस के साथ भी हम लोग व्यापार करते हैं, विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात के कारण। सऊदी अरब से भी हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग सारी चीजों के बारे में समझेंगे। आगे आते हैं तो महत्वपूर्ण आंकड़े बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभी जितने भी फेयरलाई स्कीमों के बावजूद भारत की इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। अभी भी हम लोग अपने खुद से ज्यादा चीजें नहीं बना पाए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगली खबर आज 16 अप्रैल 2026 को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। क्या चीजें देखी जा रही है, तो भैया यहाँ ये देखा जा रहा है कि जितनी भी घरेलू कंपनियां हैं यह बेहतरीन नतीजों के दम पर आज जो है बढ़त के रूप में दिखाई दे रही हैं। यहाँ क्या क्या चीजों को हमको ध्यान देना है, कहाँ चला गया, ओए पीडीएफ तो ओपन हो जा। 1 मिनट का समय देंगे, पीडीएफ हम फटाफट आपको ओपन करके दिखाते हैं फिर से। पीडीएफ कहाँ गया होगा, यही होगा, यही। चलिए अगली खबर हमको ध्यान देना है, वो खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो खबर इंपॉर्टेंट है आज हम उनको अब देखते हैं। तो अगली खबर है हमारे पास क्या, तो अगली खबर है भैया भारत में 2026 मतलब भारत 2026 में ब्रिक्स का क्या मतलब है, ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रूस, ठीक है, इंडिया, चाइना। ठीक, तो इनके बारे में हमको क्या याद रखना है, इनके बारे में याद रखना है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसी क्रम में 15 से 16 अप्रैल नई दिल्ली में प्रथम स्वास्थ्य कार्य फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को 2026 में ब्रिक्स एजेंडे से जुड़ी बातें यहाँ पे दी गई हैं। बैठक का मुख्य विषय क्या है, मुख्य थीम क्या है, तो भारत की अध्यक्षता में इस साल ब्रिक्स का क्या बात बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है, ये ध्यान देंगे आप लोग कि बिल्डिंग फॉर रिलायंसिंग इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड
सस्टेनेबिलिटी, ये लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण किया जाएगा। यह थीम है, ये किसके लिए, तो मानवता पहले होनी चाहिए और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होगा। भारत द्वारा जो प्रस्तावित नए प्राथमिक क्षेत्र हैं, इस बैठक में भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 नए महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जैसे वृक्ष मिशन फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि खान पान की जो गलत आदतें हैं, जैसे शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू का उपयोग, इन सारी चीजों को रोकना। इससे मानसिक कल्याण क्या क्या होने वाले हैं भैया, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बताया जा रहा है कि अगर हम इन सारी चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारे लिए सही नहीं होंगी। डिजिटल हेल्थ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। टीबी रिसर्च नेटवर्क क्या है, तो ब्रिक्स देशों के लिए टीबी यानी कि तपेदिक के इलाज के लिए सहयोग को गहरा करना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो भी भाई इस बीमारी से ग्रसित लोग रहते हैं टीबी से, इनको जो है क्या किया जाएगा, इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। पारंपरिक चिकित्सा में बात करते हैं तो आयुर्वेद, अन्य पारंपरिक जितने भी पद्धतियां हैं, इनमें स्वास्थ्य सेवा को भी शामिल किया जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो महामारी की तैयारी, भविष्य में बीमारियों से निपटने के लिए जैसे कोई भी अगर महामारी आती है तो उससे हम लोगों को मजबूत किया जाएगा। सदस्य देशों की भागीदारी, अब ब्रिक्स समूह का विस्तार हो चुका है। इस बैठक में 5 देशों के अलावा नए देश भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जैसे इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है जिसे इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, इथियोपिया है, संयुक्त राज्य अमीरात है, ईरान है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है। तो ये सभी सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं। बट ब्रिक्स में अगर बात करते हैं कभी कौन कौन आता है, तो ब्राजील आता है, रूस आता है, इंडिया आता है, ठीक है। इसी के साथ जो है चीन और सऊदी दक्षिण अफ्रीका आते हैं, ठीक है। तो यही सब इतने आते हैं अभी इसमें, बट ये भी इसमें अब शामिल हो रहे हैं। आगामी कार्यक्रम 1 मई 2026 में दिल्ली में ही ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित की जाएगी और सितंबर 2026 में अगर बात करते हैं तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये किया जाएगा, जिसमें सभी देशों के साथ राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। इसमें क्या याद रखना है, तो भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 2012 में किया था, 2016 में, 2021 में, ठीक है। और अब की बार 2026 में ये कर रहा है अध्यक्षता 2026 में, ठीक है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो टाइम मैगजीन ने 2026 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की ये नई खबर, सबसे प्रभावशाली अपनी प्रतिष्ठित वार्षिक सूची जारी कर रहा है। इस वर्ष की सूची में तकनीकी, सिनेमा और कला के क्षेत्र में भारतीय प्रभाव साफ और क्या दिखाई दे रहा है कि भारत का क्या क्या प्रभाव इसमें है, मतलब कौन कौन से लोग भारत से शामिल हैं, इनके बारे में समझिए। तो देखिए इस सूची की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, जैसे प्रमुख भारतीय चेहरे कौन कौन से आते हैं। इस साल 3 भारतीयों ने मुख्य रूप से इस वैश्विक सूची में अपनी जगह बनाई है, जैसे सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को आम जनता तक पहुंचने और जेमिनी जैसे नवाचार के नेतृत्व के लिए पहचाना गया है। या तीसरी बार है जब उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। सुंदर पिचाई ने, जिन्होंने एआई को इतना ज्यादा प्रमोट किया है, एआई से बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, इनकी कमियां इनकी कमियां नहीं बता रहे, मतलब एआई में कुछ कमियां हैं, वो कमियां तभी हैं जब हम उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनका उपयोग सही कर रहे हैं तो एआई अभी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि भाई जैसे ही हम लोगों को लेके जाना विषय भविष्य में लेके जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसलिए सुंदर पिचाई को इस लिस्ट में तीसरी बार सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो इनके बारे में, दूसरी बात रणबीर कपूर, ये रणबीर कपूर इनके बारे में समझिएगा। तो जो रणबीर कपूर हैं, ये भारतीय सिनेमा में इन्हें संचिता अभियान और वैश्विक पहुंच को देखते हुए उन्हें कलाकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने उनके लिए विशेष प्रोफाइल लिखी है। फिर तीसरे नंबर पे विकास खन्ना और एक मशहूर शेफ को भारतीय व्यंजनों और वैश्विक मंच पर एक नई पहल दिलाने और न्यूयॉर्क में अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से सांस्कृतिक सेतु बनाने के लिए सम्मानित किया गया है।
के 3 लोग थे। बाकी भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अन्य व्यक्ति जैसे नील मोहन है, नील मोहन जो यूट्यूब के सीईओ हैं, ठीक है, ये नील मोहन यूट्यूब के सीईओ। जैसे हैं ये जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर और भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेता हैं। फिर प्रमुख वैश्विक हस्तियों में अगर बात करते हैं राजनीति में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और इजराइल के पीएम बेंजामिन, इनको क्या किया गया है भैया, इनको भी इस सूची में शामिल किया गया है। धर्म और विज्ञान में अगर बात करते हैं तो पोप लियो ये कौन है, तो पोप लियो 14। और साथ में अगर बात करते हैं 2026 में आर्टेमिस सेकंड मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन। और मनोरंजन में अगर बात करते हैं तो ये डकोटा जॉनसन, जेनी विक्टोरिया बेकहम, ओलंपिक खिलाड़ी जैसे इसमें क्लोकिंग हो गए, ठीक है। फिर और अगर बात करते हैं तो उम्र और दायरा, सूची में सबसे उम्रदराज व्यक्ति 96 वर्ष के हैं, जिनका नाम क्या है, तो हुएर्टा इनका नाम है। जबकि सबसे कम उम्र के अगर व्यक्तियों में बात करते हैं तो नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह है, जो 35 वर्ष के हैं, इस सूची में शामिल हुए हैं। पड़ोसी देशों में अगर बात किया जाए तो नेपाल के युवा प्रधानमंत्री यही है। जापान की पहली महिला पीएम है साने तकाइशी, इस वर्ष में भी यहाँ पे इनको जगह मिली है। श्रेणियों में अगर बात करते हैं तो टाइम 100 सूची को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये लीडर्स, जैसे लीडर्स हो गए, ठीक है, इसमें टाइटन्स हो गए, फायरिनर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, आइकन्स हो गए, इन सभी को इसमें इन सूची में शामिल किया जाता है कि कौन टॉप पर है, ठीक है, तो इनको यहाँ पे रखा गया है। आगे बात करते हैं तो अभी ये नई खबर क्या है, तो सैन्य अभ्यास 16 अप्रैल को सैन्य अभ्यास, जिसमें अपडेट साइक्लोन। इस अभ्यास में अगर हम बात करते हैं तो भैया युद्ध अभ्यासों की विस्तृत जानकारी क्या क्या है, तो अभ्यास साइक्लोन 4 ये क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन 4 क्या है, तो भारत और मिस्र के बीच होने वाला एक विशेष सैन्य अभ्यास है। इसमें उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों को इसमें राजनीति बनाना, क्या रणनीति बनाना है हम लोगों को, ये सारी चीजें। ये कहाँ किया गया है, तो ये मिस्र के रेगिस्तानी इलाकों में किया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सेना में पैराशूट रेजिमेंट कमांडो भाग ले रहे हैं, और यह रेगिस्तानी अर्ध शहरी इलाकों में विशेष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। और भी अन्य अगर हम प्रमुख सैन्य अभ्यास देखते हैं तो भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों से लगातार अभ्यास करता है, जैसे तरंग शक्ति 2026। भारत जल्द ही तरंग शक्ति नामक अपने अब तक के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित अन्य 10 देश इसमें शामिल होंगे। ये तरंग शक्ति 2026 जो है ये युद्ध अभ्यास चलने वाला है। रक्षा क्षेत्र की अन्य बड़ी खबर अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मोस मिसाइल, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सफलतापूर्वक सौंप दी है, और भारत में रक्षा निर्यात के लिए एक ऐतिहासिक कदम ये रहेगा। मुख्य बिंदु अगर बात करते हैं तो सैन्य अभ्यास न केवल सेना की तैयारी को बल्कि ये मित्र देशों के साथ कूटनीति को भी मजबूत बनाता है। आगे बात करते हैं तो अगली खबर क्या है, अगली खबर है निवेश जगत और भारतीय दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को याद किया जा रहा है। जैसे ये जो मार्क मोबियस है, मार्क मोबियस ये कौन है, तो ये क्या है, इमर्जिंग मार्केट के गुरु हैं, ये दिग्गज वैश्विक निवेश। इसमें मार्क मोबियस का अगर बात किया जाए तो भैया 89 वर्ष के हैं, 89 वर्ष की आयु में ये सिंगापुर में इनका निधन हो गया है। इनकी पहचान है दुनिया भर में इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, इनको जनक कहा जाता है। योगदान की बात करते हैं, इन्होंने जितने भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री हैं इनमें जैसे भारत, चीन, ब्राजील ये बाजारों में निवेश करने की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है। इन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में काम किया है, और बाद में मोजिन कैपिटल पार्टनर्स की स्थापना भी इन्होंने किया है। भारत के जुड़ाव में अगर बात करते हैं तो जो मोजियस
भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े प्रशंसक थे और अक्सर भारत में निवेश की अपार संभावना को जोर देते थे। फिर दूसरे नंबर पे हैं जिनका नाम है कोन्नु विद्यार्थी। ये क्या है, तो इनके बारे में एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक हैं। ये मलयालम साहित्य के जाने माने लेखक हैं। मलयालम मतलब ये कर्नाटक के क्षेत्र, केरल के क्षेत्र में। इनको अगर हम बात करते हैं तो कोन्नु विद्यार्थी ये क्या है, तो इनका भी भैया निधन हो गया है। और ये आज के लिए अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन, क्योंकि ये बात तो 13 अप्रैल की है, बट हाल ही में ये चीजें की गई हैं और इसीलिए हमने इस पे एक वीडियो बनाया था बट वो अपलोड हो नहीं पाया था। तो आपको बता दें कि ये घटना जो 13 अप्रैल की थी, ऐसी दुखदाई घटना अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ये वही अंग्रेज हैं जो अपने आप को सभ्यता के वाहक कहते हैं। इनका कहना है कि भैया सभ्यता के वाहक हम ही लोग हैं और इस सभ्यताओं को खत्म करने वाले भी हम ही लोग हैं। इनके द्वारा ऐसे कुकर्म किए गए हैं कि 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जो पंजाब के अमृतसर में हुई, वो आज तक पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा विरोध करने वाली घटना है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर इन्होंने गोली बरसाने का आदेश दिया है उनका दोष कोई नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था। उनका केवल इतने से उनकी गलती थी कि भैया वो शांतिपूर्वक ढंग से कहीं इकट्ठा हुए थे, वो भी बैसाख का मेला था। पूर्णिमा के दिन बैसाख के मेले के समय पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इससे ज्यादा उनका कोई दोष नहीं था। एक जनरल डायर नाम का बेवकूफ व्यक्ति बिना किसी गलती के उनके ऊपर गोलीबारी चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं और लास्ट में उस जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। उसे 25,000 पाउंड का तोहफा भी दिया जाता है। ये वही अंग्रेज थे। तो ये अभी हाल ही में इसके बारे में भी भैया मतलब ये बीता है। तो उस समय तो हमने बनाया था वीडियो बट अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है। इसमें कुंवर नारायण के बारे में अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कुंवर नारायण को उनके प्रशंसक आज याद कर रहे हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कविताएं अक्सर मानवीय संवेदनाओं को, जीवन से दर्शन को दर्शाती हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं और भी चीजों पे, तो भैया आज जो है यानी 17 अप्रैल को आज रामनवमी का 17 अप्रैल को अयोध्या में पूरी तरह से जो इसमें मनाए जाने की बात है। भारत में कृषि और वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में कोको उत्पादन को लेकर महत्वाकांक्षी रोड मैप जारी किया है। इसके बारे में भी हमको याद रखना है। बाकी अगर लेटेस्ट न्यूज पे बात करते हैं तो एक कोको से जुड़ा हुआ क्या क्या है, तो 2040 का एक लक्ष्य है कि 2040 तक हम कोको उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वर्तमान में भारत अपनी चॉकलेट और कोको उत्पादन की खपत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों जैसे अफ्रीकी देशों से घाना और आइवरी कोस्ट से आयात करता है। दक्षिण भारत पर विशेष ध्यान कोको की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत सरकार दक्षिण भारत के राज्यों को इनके लिए प्रमुख केंद्र बना रही है। भैया हमारे यहाँ ना ऐसी कोई जलवायु नहीं है जो ना मिले, तो हम कहीं कोई ऐसे टेंशन में नहीं आ सकते। हमको हर एक प्रकार की जलवायु मिल सकती है। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं। हम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, विविधताओं का देश है, तो हमको कोई घबराने की बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान में भारत आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोको उत्पादक राज्य है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बात करते हैं, राज्यों में नारियल सुपारी बागानों के साथ इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती के रूप में कोको को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्या है, इसके क्या लाभ है, तो सरकार किसानों को कोको उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नारियल और ताड़ के पेड़ों की छाया में आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। वैश्विक कीमतों में उछाल आएगा, ठीक है। कोको के बारे में कुछ बात अगर याद रखना है क्या, तो वनस्पति नाम इसका क्या है, तो इस वनस्पति नाम है इसका थियोब्रोमा काकाओ, ठीक है, इसका नाम है। और इसका अर्थ है कि देवताओं का भोजन, ठीक। और इसके बारे में अगर बात करते हैं तो कोको के बीजों को सुखाकर और भूनकर कोको पाउडर बनाया जाता है। फिर इसी से कोको बटर भी बनाया जाता है।
ठीक। इसके अगर उपयोग की बात करते हैं तो चॉकलेट के अलावा इसका उपयोग सौंदर्य प्रसंधान के लिए भी किया जाता है। तो जितने भी चॉकलेट आप देखते हैं ना, वो सभी चॉकलेट कैसे बनते हैं? कोको से बनते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। खगोल विज्ञान में एक अगली खबर है, दवाइयों में भी इसका उपयोग होता है, याद रखना है। खगोल विज्ञान की अगली खबर क्या है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गहराई में एक ऐसी घटना देखी जा रही है कि ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म। क्या कहा जा रहा है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल का फिर से सक्रिय होना। मतलब खगोलविदों ने ऐसी आकाशगंगा की पहचान की है जिसका विशालकाय ब्लैक होल 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ वर्षों तक शांत रहने के बाद अचानक फिर से सक्रिय हो गया है। क्या हुआ है कि ब्लैक होल अपनी आकाशगंगा के केंद्र में सोया हुआ था, अचानक इसके आसपास गैसें और तारों के मलबे को तेजी से निकलना शुरू किया है, जिससे बहुत तेजी से रोशनी और ऊर्जा निकली है। खोज का मार्ग वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि ब्लैक होल कैसे समय समय पर जागते और सोते हैं, इसका अपनी आकाशगंगाओं के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना है, ये हम आपको जब बताएंगे ना, सोलर सिस्टम जब आपको पढ़ाएंगे, ब्रह्मांड यूनिवर्स के बारे में, हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और ब्लैक होल की घटना मतलब ऐसी घटना है जहां पूरे के पूरे तारे समा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये घटना अभी लेटेस्ट न्यूज में आ रही है कि वो खोया हुआ था, जाग गया है, अब तूफान मचने वाला है। तो क्या इसमें हमको याद रखना है, ये क्या है भैया, आर्टेमिस सेकेंड। ये मिशन की तैयारी क्या कर रहा है? तो नासा आर्टेमिस मिशन जो चंद्रमा के चारों ओर मानव युक्त उड़ान भरेगा और इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण अंतिम चरणों में पहुंचाया गया है। इस मिशन में रेड वाइसमैन और क्रिस्टीना कोच जैसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। यहाँ 50 से अधिक वर्षों के बाद पहली बार होगा जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचेगा, 50 वर्षों के बाद। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक बार हुआ था, बट अभी इसमें देखा जा रहा है कि अब फिर से जो है इसमें चंद्रमा के करीब पहुंचा जाएगा। इसमें एक्सप्लो प्लेनेट पर क्या किया जा रहा है, इसमें ग्लोरी इफेक्ट है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर एक ग्रह पर पहली बार ग्लोरी इफेक्ट जैसी घटनाओं को देखी है, यानी इंद्रधनुष जैसी रंगीन रोशनी होती है। इसमें किसी भी ग्रह के वायुमंडल में बादलों और प्रकाश के प्रवर्तन से बनती है। या खोज दूसरे ग्रहों पर बादलों की संरचना समझने में बड़ी उपलब्धि है। एक होता है ना जिसको कहा जाता है, क्या होता है, एक क्रोला ओरियोलिस, ठीक है, एक होता है। तो उसी तरीके से यहाँ चमकनी इंद्रधनुष जैसे चमकती है, उसी तरीके की घटना यहाँ देखने को मिल रही है। आज के खगोलीय तथ्य की बात करते हैं तो इसमें ब्लैक होल कोई छेद नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही छोटी जगह में सिमटा हुआ विशाल द्रव्यमान है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां से बचकर नहीं निकल सकता है। इसमें बाकी अगर करंट अफेयर्स में हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें कवर कर ली गई है, ये आपको क्या बताया जा रहा है कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको शुभकामनाएं दे रहा है, और शुभकामनाएं क्या दे रहा है कि आपने इतनी चीजों को पढ़ लिया है, जैसे संसद का विशेष सत्र, भारत चीन व्यापार अपडेट, मार्केट अपडेट, ब्रिक्स बैठक, टाइम 100 की सूची में कौन कौन आया है, सैन्य अभ्यास, श्रद्धांजलियां, कोको आत्मनिर्भरता, इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया है। आपको शुभकामनाएं दे रहा है। ठीक है, बाकी इससे ज्यादा इसमें अब कुछ नहीं बचा इसके पास, बोल रहा है कि अब आप आराम करिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास हम लोग जल्द ही अभी प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।